लेक्चर जो है हमारा वही टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, सही है ना। इसके अंदर यानी मीन्स के जो हमने पहले इंटरनेट का थोड़ा सा पढ़ा था, अब इसमें हम थोड़ा सा ना सैटेलाइट रिलेटेड और उसके जो डिवाइसेज हैं उनको स्टडी आउट करेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो सैटेलाइट है, सबसे पहले कि व्हाट इज अ सैटेलाइट। इट्स अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज बीन प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट, यानी मीन्स कि जो हमारा अर्थ है उसके अराउंड देयर आर सो मेनी सैटेलाइट्स हैज बीन मूविंग। और उन सैटेलाइट्स का यानी मुख्तलिफ पर्पसेस हैं, सही ना। इनिशियली द satellites has been launched for the military purposes and later it will be used for the civilian works and यानी मीन्स कि वही सैटेलाइट को अलाउ कर दिया तो सिविलियन पर्पसेस के लिए। तो उसमें कुछ मोस्ट कॉमनली अर्थ की ऑब्जर्वेशंस को मॉनिटर किया जा रहा है। आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट वगैरह है सैटेलाइट का, वो इसमें कवर अप हो रहा है, सही है। फिर नेविगेशन के लिए सैटेलाइट को यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा वेदर फॉरकास्ट के लिए सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। और फिर रिसर्च पर्पसेस में भी सैटेलाइट का यूजेज है, सही ना। तो मेनली जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पार्को एग्जिस्ट करता है, यूएस में नासा एग्जिस्ट करता है, तो दे आर मच मोर वर्किंग ऑन दी सैटेलाइट सिस्टम्स। दो फर्स्ट बेसिकली सैटेलाइट जो था वो सॉल्वेंट यूनियन एक्स रशिया, यानी जो रशिया का जो पार्ट वो जो था सॉल्वेंट यूनियन, तो उन्होंने लॉन्च किया था स्पुतनिक 1 के नाम से 1957 में। देन लेटर यूएस एंड अदर कंट्रीज विल लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट, सही है। तो सैटेलाइट का ऑलरेडी मैंने बता दिया था, दिस इज सच काइंड ऑफ सैटेलाइट दैट बीन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और इनकी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। Most of the satellites has been complete their rotations like 2 times in one day, 24 hours कह लें, 24 hours में 2 times से approximately अपने रोटेशन कंप्लीट करते हैं। तो इनको एज ए मीन्स के इंटरनेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, सैटेलाइट फ़ोन के तौर पे, सैटेलाइट रेडियो, टेलीविज़न, नेविगेशन एंड मैनी थिंग्स मोर, सही ना। तो जितने भी हमारे इस टाइम टेलीविज़न के चैनल्स हैं वो भी सैटेलाइट बेस ऑपरेट हो रहे हैं, सही ना। तो इस तरह से मीन्स के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूजिंग इन मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग द टेलीमेडिसिन, यानी टेलीमेडिसिन में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल जो ऑलरेडी मैंने बताई थी कि मोबाइल एम्बुलेंस जो होती है, तो अगर उसको कम्प्लीटली तौर पे इक्विप किया जाए, सही ना, और फिर उसको किसी रिमोट एरिया में लेके जाया जाए, तो बेसिकली वहाँ पे हमें सैटेलाइट इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो लेट्स सी, जो एक तो मिलिट्री बेस्ड सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन इतनी ओपनली अवेलेबल नहीं होती, तो जो नॉन मिलिट्री बेस्ड सैटेलाइट्स हैं हम उनकी बात करेंगे, सही ना। उसमें ये तकरीबन 3 मेजर कैटेगरीज हैं। एक होते हैं फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज, सही है ना। इनका काम ये है कि ये आपको टोटली यानी इंटरनेट, वॉइस और डेटा डेटा वो इंटरनेट हो गया, और ऑडियो विजुअल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, सही है ना। कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, सही ना। फिर हमारे पास मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज हैं, सही है। इसके अंदर यानी मीन्स के मॉनिटरिंग हो रही है लोगों की, यानी इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं अभी टेलीमेडिसिन का असर जो आएगा ट्रैकिंग पर्पसेस में, तो ये मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज को हम यूज़ कर रहे हैं। व्हीकल शिप्स जो सी में चल रहे हों चाहे वो स्पेस में चल रहे हों, तो उनको इन सैटेलाइट सर्विसेज के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ रिसर्च पर्पसेस सैटेलाइट्स हैं, सही है ना, जो कि आमतौर पे मुख्तलिफ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, सही है ना। मैरीन साइंसेस वाले यूज़ कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिसर्च वाले यूज़ कर रहे हैं इसको, और अर्थ साइंसेस की जो रिसर्च वगैरह होती है तो उसके उस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। जिस तरह से यानी मीन्स के 3 इसकी मेजर सर्विसेज हैं, सही है। नेक्स्ट वही के इंटरनेट जो है हमारे पास के स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक इस डायल अप एक इंटरनेट होता था, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। इस टाइम सिर्फ वो चीज़ें इंक्लूड की हैं जो भी एट द मोमेंट हमें अवेलेबल हैं, सही ना। सो either you are using in home, either you are using in small business or the commercial areas, सही है ना। Definitely the speed of internet is vary with different systems, सही ना। एक हो गया आपका केबल इंटरनेट सर्विसेज जो आपके लोकल एरिया वाले प्रोवाइड करते हैं विद वाइड कनेक्शन दे रहे हैं, कुछ लोग वायरलेस भी दे रहे हैं, सही है ना। डीएसएल आपके पास यानी मोडेम होता है, सही ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस, आपकी जो पीटीसीएल लाइन होती है,
तो उसके साथ इंटीग्रेट करके आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है। फाइबर ऑप्टिक जो है आपके घर तक या स्मॉल बिजनेस या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ बिछाई जाती है, FTTP कहते हैं इसको, फाइबर टू द प्रीमिस, सही है। फिक्स्ड वायरलेस लाइन हैं, सही है ना, यानी मीन्स के इसमें आपके मोबाइल नेटवर्क्स को भी यूज़ किया जा सकता है। सेलुलर रेडियो नेटवर्क जो है, मोबाइल नेटवर्क, सही ना, 3G या 4G अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं। वाईफाई सर्विसेज हैं, सही है ना। और फिर आपका सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन अवेलेबल टू कम्युनिकेट फॉर इंटरनेट, सही ना। सो satellite internet service is different while rest of them are the related to the land, यानी मीन्स के ज़मीन पे है ये, इनको पूरा सेटअप है, इनका सैटेलाइट से ताल्लुक नहीं है। फिर जो बेसिक सैटेलाइट इंटरनेट है, हाउ इट इज वर्क्स लाइक दिस इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सही है ना। और ये वही कि आपके अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग, यानी ये दो दिखाएं, इट्स मोर देन टू, इट्स अबाउट हमें 24 और 236 satellites are operating and it depends upon the region कि आप किस region के अंदर हैं, तो उसके accordingly आपको ये geostationary satellites are available, सही ना। तो basically it always be connected with the internet and यानी मीन्स के खासकर इसको अभी फिलहाल बैकअप के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। फिर नेविगेशन का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है आजकल कि नेविगेशन सिस्टम्स आर वाइडली यूजिंग, सो देयर इज सम सैटेलाइट्स कॉल्ड द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS एब्रिविएशन का हो गया, सही है ना। तो बेसिकली ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं थ्रू आउट अर्थ एंड इट लाइक क्रिएटिंग द 2D एंड 3D इमेजेस, सही है ना। और उसको फिर मैप कर रहे हैं विद योर GPS रिसीवर के थ्रू, सही ना। ग्लोबल नेविगेशन इज अ सिस्टम, सही ना। उसके अंदर फिर आपका GPS और अदर नेविगेशन सिस्टम जो हैं वो वर्क्स करते हैं, सही ना। इनिशियली तौर पे वही कि इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन लेट इन 1980s फॉर सिविलियन पर्पस इसको अलाउ कर दिया गया था। उसमें से जो मोस्ट कॉमन एक सिस्टम है, सही ना, दैट्स कॉल्ड, हम GPS अक्सर GPS का नाम दे रहे होते हैं। तो GPS इज अ सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US, तो उसके बाद फिर पब्लिक कर दी गई थी, सही ना। तो basically GPS is a satellite navigation system that provides location and time information in all weather conditions anywhere on Earth, सही ना। तो with the help of GPS we are find the location and the exact time, सही ना। ये बेसिकली अब हर चीज़ में आपके स्मार्ट वॉचेस में भी रिसीवर ये आ चुका है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंट्री में अगर आप ट्रैवल करें तो यू डू नॉट नीड टू सेट द टाइम, इट जस्ट find out the latitude and longitude and adjust your the clock time, सही ना। इसमें से टाइम को एडजस्ट कर देता है। और इसके जो GPS रिसीवर्स हैं, इट ऑल्सो यू कैन जस्ट बाय एंड यूज इट फ्रीली, देयर विल बी नो एनी लाइसेंसिंग बिफोर अर्ली इन द टाइम्स। तो इसका आपको ना लाइसेंस परचेज करना पड़ता था, तो उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन सिंस अ लॉन्ग टाइम इट्स ऑलमोस्ट फ्री एंड यू कैन यूज इन योर वट एवर द प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू मेक, सही है। इसके अलावा जो GPS के अलावा भी हमारे पास और भी नेविगेशन सिस्टम्स हैं, सही ना। तो इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना खुद से नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ है, सही ना। उसमें से एक रशिया ने अपना ओन डेवलप किया हुआ है, रशियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोनास के नाम से आ रहा है, सही ना। अक्सर अगर आपने सेल फोन खरीदते हैं, सही ना, तो उसके अंदर आपको जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसकी जो डिटेल स्पेसिफिकेशन वगैरह दी हुई होती है ना, तो उसमें आप देखिएगा आपके पास ग्लोनास का भी वर्ड जो है वो लिखा हुआ आ रहा होगा अलॉन्ग विद GPS, सही ना। तो ये दोनों सिस्टम जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं आजकल आपके सेल फोन के अंदर, कि अगर आपने अपनी लोकेशन फाइंड करनी है, खासकर उसमें गूगल मैप वगैरह आपके मोबाइल में मौजूद होता है, तो गूगल मैप बेसिकली इसके इन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट होकर आपको एक्चुअल पोजीशन बता रहा होता है और या नेविगेट वगैरह कर रहा होता है। इसके अलावा यूरोप में भी, यानी यूरोपीय यूनियन में गैलीलियो पोजीशनिंग सिस्टम बना हुआ है, चाइना वालों ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, चाइनीज कंपास नेविगेशन सिस्टम, इंडिया का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सही ना। तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो यूजुअली दे रन इन देयर ओन कंट्रीज, सही ना, अपनी कंट्रीज में लोग रन कर रहे हैं। लेकिन ग्लोबली तौर पर अगर देखा जाए तो GPS और ग्लोनास
जो systems है ना, they are worldwide they are available in almost all हार्डवेयर, जितने भी ऐसे हार्डवेयर जिसके अंदर आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं, सही ना। और इन्हीं के थ्रू आपको फर्दर यानी जो वेदर की फोरकास्ट वगैरह है उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। दिस इज वन ऑफ द इमेज, लाइक इस तरह से सैटेलाइट्स होते हैं, सही ना। अराउंड 24 सैटेलाइट्स हैज बीन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सही है ना। अब ये कैसे रिवॉल्व करते हैं इसको मैं आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है ना। तो बेसिकली ये सैटेलाइट्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली आपके रिसीवर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें से एटलीस्ट तीन जो सैटेलाइट्स हैं उनका डेटा रिसीव होता है तो वो अपनी लोकेशन को कैलकुलेट कर सकता है, सही ना। मिनिमम 3 रिसीवर्स का डेटा मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। 4 और 5 तक रिसीवर जो होते हैं उनका डेटा एट द सेम स्पॉट आपको मिल रहा होता है, सही ना। लेकिन मिनिमम 3 सैटेलाइट्स का डेटा चाहिए होता है टू कैलकुलेट द लोकेशन, सही है ना। गाड़ी के अंदर से आपने नेविगेशन सिस्टम्स देखे हैं या अपने सेल फोन्स पे देखे हैं, तो ये बेसिकली जीपीएस रिसीवर के थ्रू ही डेटा जो रिसीव हो रहा होता है तो उसको कैलकुलेट करके आपको एक्चुअल लोकेशन बता रहे होते हैं, सही ना। Sir, detail about the GPS system that it's like almost 24 satellites has been placed into the orbit around 12,000 miles, सही ना। And it move constantly and complete to orbit rounds in less than 24 hours, सही ना। उनकी स्पीड भी मेंशन है, अबाउट 7,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो रोटेट कर रहे हैं। और फिर इसका जो सैटेलाइट का यानी मीन्स कि एक बैटरी बैकअप है, सही ना। तो बेसिकली इट्स अ बैटरी बैकअप अलोंग विद इट इज चार्जिंग विद अ सोलर एनर्जी, सही ना। सोलर एनर्जी के थ्रू ये चार्ज हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको इतनी जल्दी रिप्लेस करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, सही है ना। और जो बैटरी बैकअप है इट विल हेल्प्स इन केस ऑफ देयर विल बी नो एनी सोलर पावर या सोलर इक्लिप्स हो जाए तो सूरत में बैटरी बैकअप्स के थ्रू इसको पावर दी जा रही होती है। फिर प्लस के इन केस के इसमें कभी भी कोई माल फंक्शनिंग हो जाए या बैटरीज डेड हो जाए तो इन सैटेलाइट्स को रिप्लेस भी किया जाता है, सही ना। इनको यानी पुराना सैटेलाइट रिमूव करके नया सैटेलाइट लगा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों की ना कम्प्लीटली तौर पे मॉनिटरिंग हो रही होती है, जो कि मेनली जो है आपका नासा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको मैनेज कर रहा है, सही है। अच्छा, फिर इसमें यानी जितनी भी जो हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशंस करते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली वी आर रिक्वायर्ड सम फ्रीक्वेंसी, सही ना। हमारे जितने भी जो टेलीविजन चैनल्स हैं दे आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो सिमिलरली जो जीपीएस सैटेलाइट जो है वो लो पावर रेडियो सिग्नल्स हैं, सही है। उनको L1 और L2 के नाम से डिजिग्नेट किया गया है, सही ना। तो जो L1 फ्रीक्वेंसी है, सही है ना, इट विल बी यूज फॉर द सिविलियन जीपीएस सिस्टम, सही है। और L2 जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है। तो इट विल बी वर्क्स ऑन 1.5 गीगाहर्ट्ज कह लें या 1575 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूएचएफ बैंड के ऊपर ये डेटा जो है वो मूव कर रहा है, सही ना। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। जीपीएस सिग्नल जो हैं बेसिकली इट वर्क्स ऑन यानी ये जो है क्लाउड्स को, ग्लासेस को या प्लास्टिक मटेरियल को पास थ्रू कर जाते हैं। लेकिन जो हैवी मटेरियल होता है लाइक बिल्डिंग्स हैं या माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे ये सिग्नल्स जो है ना वर्कआउट नहीं करते हैं। यानी मीन्स कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो आप रियल टाइम जो जीपीएस की कनेक्टिविटी है आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, सही है ना। खासकर अगर आप बिल्डिंग्स के अंदर किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हैं तो आपको जीपीएस सिग्नल्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका सेल फोन जो होता है वो जीएसएम की मदद ले रहा होता है। यानी जीएसएम जो आपका ग्लोबल मोबाइल सिस्टम है तो उसके थ्रू वो लोकेशन को कैलकुलेट कर लेता है, सही ना। लेकिन अगर आपका इंटरनेट अगर आप बंद कर दें, सही है ना, यानी मीन्स के अपने मोबाइल फ़ोन में, तो वो फिर लोकेशन को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं, सही ना। लेकिन अगर आपका इंटरनेट बंद है और आप ओपन एयर के अंदर हैं तो आपका जीपीएस जो है स्टिल इट्स वर्किंग, सही ना। क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट चाहिए सैटेलाइट से और आपको जो जीपीएस रिसीवर है उसको जस्ट कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द मैप शो कर देता है। यानी मीन्स ऑफलाइन मैप अगर आपने डाउनलोड किए हुए तो उसमें उस सूरत में वर्क करेगा कि जब आप इस ओपन एरिया के अंदर हो, सही ना। तो जो जीएसएम के सिग्नल्स है इट विल बी हायर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द जीपीएस सिग्नल, सही है ना। तो अक्सर आजकल जो टेलीमेडिसिन रिलेटेड डिवाइसेस भी बनाई जा रही हैं उसमें जीपीएस और जीएसएम मॉड्यूल्स को यूज़ किया जाता है। मुझे ऑलमोस्ट थोड़ी सी
फर्दर एक्सप्लेनेशन है, सही है। इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, सही है। और ये इस तरह से ये जीपीएस रिसीवर सर्किट्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मॉड्यूल, सही ना। देयर आर सो मेनी अदर मॉड्यूल्स एज वेल, सही है। तो आप इन मॉड्यूल्स को यूज करते हुए कोई भी अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, सही ना, जिसके अंदर आपको कोई लोकेशन डिफाइन करनी हो। एक मेरा अपना प्रोजेक्ट था, वो मैं इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा कि वो मैंने थोड़ा सा उस पर काम किया था अपने मास्टर्स लेवल पे। तो उसमें ट्रैकिंग डिवाइस डेवलप की थी, तो उसमें ये वाला रिसीवर सर्किट जो था यूज़ किया था, सही ना। इसके अलावा देयर आर सो मेनी कमर्शियल कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग द नेविगेशन डिवाइसेस, सही है ना। तो उसमें भी यानी वो सिर्फ पहले तो जीपीएस रिसीवर बेस्ड डिवाइसेस आती थी, सही ना, कि उसमें रियल टाइम पे बस आपको डेटा रिसीव हो रहा होता था, ऑफलाइन होता था, सही ना। उसके बाद फिर इसमें जब इंटरनेट को एम्बेड किया गया, तो उससे फिर आपको ना रियल टाइम पे ये पता चल जाता है कि कहाँ पे ट्रैफिक जैम है और कौन सा रूट किस टाइम पे बेस्ट रहेगा, सही ना। तो इट ऑल डिपेंड्स के द नेविगेशन डिवाइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द लो प्राइसेस टू वेरी हाई प्राइसेस, सही ना। तो उसमें जितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी वो ऐड करते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा प्राइस उसकी बढ़ती जा रही है। फिर वही के अगर आपने 2D इमेज जनरेट करनी है, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो एटलीस्ट 3 सैटेलाइट सिग्नल्स का डेटा रिसीव होना चाहिए, सही ना। इफ यू वांट टू क्रिएट अ 3D इमेज, 3D पोजीशन, तो फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के साथ अल्टीट्यूड की भी आपको जरूरत पड़ती है। तो उसमें एटलीस्ट 4 और मोर सैटेलाइट्स का जो डेटा है वो रिसीव हो, तो आपको 3D इमेज जो है या 3D पोजीशन आप जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। वंस यू नो एग्जैक्ट द लोकेशन, तो उससे क्या होता है कि आप को बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, सही ना। अगर आप वही गाड़ी के अंदर हैं, तो एक तो आपकी स्पीड भी कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी जितना मूव कर रही है, तो एक पोजीशन के ऊपर जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिले थे, वो अगले सेकंड में वो डिफरेंट लोकेशन पे आपको कोऑर्डिनेट्स रिसीव हो रहे हैं। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आ रहा है, उसके थ्रू जो है डिस्टेंस कैलकुलेट, वो स्पीड कैलकुलेट हो जाती है कि आप कितनी स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सही ना। तो जो नेविगेशन डिवाइसेस होती है ना, उसमें जो आपकी रोड है, अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी एक स्पीड लिमिट है। अगर आप सिटी की रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी स्पीड लिमिट है। तो वो भी आपको बता दे रहा है कि अगर आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपका जो नेविगेशन डिवाइस होती है विल बी पॉप अप और मे बी हाईलाइट ऑन द स्क्रीन के आपकी स्पीड जो है वो सर्टेन रिक्वायर्ड डिस्टेंस से ज़्यादा है, सही ना। तो वो तमाम की तमाम आपकी जो मूवमेंट है, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जो आता है, उसके थ्रू कैलकुलेट हो रही होती है। इसी तरह फिर इसी के थ्रू आपका जो करंट टाइम होता है वो पता चल रहा होता है, सही है। और क्या कहते हैं, आप अपना वो कर सकते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन डाल के एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचने का पूरा टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है ना। इस तरह से बेसिकली जो जीपीएस था, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर करा दी। उसके बाद फिर हमारे पास मोबाइल टेलीफोनी, ये बेसिकली सैटेलाइट नहीं है, ये लोकल एक आपका जो सेलुलर नेटवर्क है उसके मुतालिक है कि हाउ द सेलुलर नेटवर्क हैज़ बीन वर्क, सही है ना। यानी जो आपका टेलीफोन नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, तो वो कैसे वर्क करता है, सही है ना। इसको मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी जो फिगर है, सही ना, यहाँ पे आ जाता हूँ, सही है कि ये एक कंप्लीट इसका चार्ट है जो कि ये बता रहा है कि कैसे आपका मोबाइल जो है वो वर्क कर रहा है, सही है। इसमें सबसे पहले से आपके पास सेल फोन है, सही ना। सेल फोन इज कनेक्टेड विद अ बेस स्टेशन, सही ना। बेस स्टेशन जो आपके जो टावर्स लगे हुए हैं ना, जो टावर्स को आप बेस स्टेशन कहते हैं, सही ना। तो ये बेस स्टेशन जो है तकरीबन एटलीस्ट के 10 to 13 किलोमीटर अवे में होना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ योर मूवमेंट, यानी तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो आप एक टावर से दूसरे टावर से की तरफ कनेक्ट कर जाते हैं, सही ना। यानी मीन्स कि आपको पता भी नहीं चलता और आप एक टावर से दूसरे टावर की तरफ कनेक्ट कर जाते हैं, जो भी उसको नियरेस्ट टावर मिलता है, सही है ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आपको जो फोन है इट ऑलवेज बी कनेक्टेड विद अ बेस स्टेशन, सही ना। फिर ये जितने भी बेस स्टेशन हैं, सही ना, ये बेसिकली कनेक्ट करते हैं विद अ वाइड नेटवर्क। फिर उसके बाद ये जो आपका मोबाइल स्टेशन है और बेस स्टेशन है, ये कनेक्शन आपका वायरलेस है। उसके बाद फिर फर्दर जो कनेक्शन है वो अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू दिस इज कनेक्टेड, यानी कंप्लीट काइंड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि मैं समरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देयर विल बी बेस स्टेशन, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, सही ना। तो देयर आर मल्टीपल ऑफ बेस स्टेशन बी कनेक्टेड, सही ना,
और उसके बाद फिर दिस वन इज ऑल ऑफ देम विल बी कनेक्टेड विद द बेस स्टेशन कंट्रोलर। उसके बाद जो मेन हब होता है, सही ना, जहाँ पे एक सिटी के अंदर, लेट सपोज कि सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर मोबाइल सर्वर स्विचिंग सेंटर होता है, सही ना, जिसके थ्रू पूरा का पूरा सिटी इज कनेक्टेड एंड देन इट विल बी कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल क्लाउड, सही ना। अब ये सैटेलाइट भी हो सकता है, एक्सटर्नल नेटवर्क जो है, सही है ना, या फिर आपका फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्टिविटी होती है यूजुअली विद इन अ कंट्री। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, सही ना। लेकिन अगर आप वन कंट्री टू अनदर कनेक्ट कर रहे हैं तो देयर विल बी सम सैटेलाइट कनेक्टिविटी विल कम, सही ना, कि अगर आप पाकिस्तान से बैठ के यूएस या कहीं और बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि दोनों ऑप्शंस हैं, जो सीमीवी 4 और 5 मैंने बताया था उसके थ्रू भी डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास ये तीन इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, सही ना। एक कहलाता है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, सही ना। एक होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर और एक होता है होम लोकेशन रजिस्टर, सही ना। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है कि जिसके अंदर आपका जो सेल फोन है वो रजिस्टर्ड होता है, यानी मीन्स के जो आपके कंट्री का एक मेन कंट्री का एक कंपनी, एक सेल फोन की कंपनी ले लें तो उनके पास जो उनका मोबाइल सर्वर स्विचिंग सेंटर होगा, तो उसके अंदर क्या कहते, उनके पास जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो तमाम जो बेस स्टेशन हैं, सही ना, और बेस स्टेशन कंट्रोलर हैं, उनका रिकॉर्ड जो होता है इनके पास इस पार्टिकुलर रजिस्टर में इनके पास सेव होता है, सही ना। सम टाइम अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है किसी बेस स्टेशन सर्वर के ऊपर, सही है ना, तो वो इस पार्टिकुलर रजिस्टर पे हाईलाइट हो जाती है, सही ना, इक्विपमेंट बेस्ड रजिस्टर के ऊपर। तो उसके थ्रू वो उसको फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो टीम पीछे उसको रेक्टिफाई करते हैं। उसके बाद ये होम लोकेशन रजिस्टर से मुराद ये होती है कि वो सेल फोन जो आपकी कंट्री में रजिस्टर्ड है, सही ना, जो पाकिस्तान की जो सेलुलर कंपनीज हैं, यानी 03 के नाम से जो भी नंबर होगा तो उसका मतलब है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो वो इस पार्टिकुलर डायरेक्टरी में सेव होता है, सही है ना। यानी मीन्स के उनके पास कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि आपका जो सेल फोन नंबर है, जो नंबर कैसे होता है, सिर्फ सिम जो आप लेते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सही ना, असल चीज वो होती है, सही ना। आपका जो मोबाइल सेट है, सही ना, वो इंटीग्रेट करता है विद योर सिम मॉड्यूल और उसके बाद वो फिर होम लोकेशन रजिस्टर पे रजिस्टर्ड हो जाता है, सही ना। इस रजिस्टर के ऊपर कंप्लीट डेटाबेस मेंटेन हो रहा होता है कि कितनी सिम जो है वो एक्टिव हैं, कितनी डीएक्टिव हैं, कितनी सिम जो है कितने अरसे से इस्तेमाल नहीं हुई हैं, यानी मीन्स के जो मुख्तलिफ कंपनीज आपको सेलफोन पैकेजेस दे रही है ना, कि जी 30 दिन से अगर आपका सेलफोन बंद है और आप उसको दोबारा रिचार्ज करें ऑन करें तो आपको इतने मिनट्स मिल जाएंगे इन सो ऑन, तो वो तमाम की तमाम होम लोकेशन रजिस्टर के थ्रू कैलकुलेट हो रही होती हैं, सही ना। तो इस तरह से यानी मीन्स के होम लोकेशन रजिस्टर विल बी मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, सही। तो सो कॉल्ड ये ट्रैकिंग एक है कि कैसे आपका मोबाइल फोन जो है वो ट्रैक हो रहा है, सही ना। फिर विजिटर लोकेशन रजिस्टर इज द रजिस्टर इन विच यू आर यूजिंग द योर फोन नंबर एज अ रोमिंग, सही ना। रोमिंग का मतलब क्या, यानी मीन्स के लेट्स सपोज समवन इज कम फ्रॉम द इंग्लैंड, सही ना, इंग्लैंड से जो बंदा आया उसका यानी इंटरनेशनल कंट्री कोड जो है 44 है, सही ना, हर कंट्री का यूनिक इंटरनेशनल डायलिंग कोड है। यूएस का 01 है, सही ना, यानी 001 हम लगाते हैं। तो जो 1 कोड है या 44 कोड है इट विल बी रजिस्टर्ड ऑन द विजिटर लोकेशन रजिस्टर, सही ना। वो इसमें मेंटेन हो रहा होता है, तो उससे आपकी कंट्री के अंदर यानी जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो ये देख रही होती है कि कितने आउटसाइडर्स हैं जो कि आपका नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, सही ना। तो उनके यानी मीन्स के जो भी नंबर आप बाहर से लेके आते हैं इट विल बी रजिस्टर्ड ऑन द विजिटर लोकेशन रजिस्टर, सही ना। तो इस तरह से यानी मीन्स के लोकल्स को और इंटरनेशनल नंबर्स को जो है वो मेंटेन किया जा रहा होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द हाउ द मोबाइल टेलीफोनी वर्क, सही है ना। तो इसमें फिर ये नहीं है कि जितने भी टावर्स हैं ना, इनकी किसी भी कंपनी के टावर्स हैं उसमें 10 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस के साथ ये लगे हुए होने चाहिए। इसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन हो गई है, सुना है कि ये डिस्टेंस विल बी इंक्रीज, सही है ना। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे टावर्स नहीं होते, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली रिपीटर्स को यूज करते हैं, सही ना। रिपीटर्स क्या करते हैं कि जो सिग्नल्स की जो वीक वो जो जहाँ पे स्ट्रेंथ लूज हो रही होती है
तो वहाँ से उसको रीब्रॉडकास्ट किया जाता है, यानी दोबारा से स्ट्रेंथन करके उनको आगे फर्दर फॉरवर्ड किया जाता है, ताकि ऐसे कुछ रिमोट एरिया जहाँ पे टावर्स मौजूद नहीं है तो वहाँ पे रिपीटर के थ्रू सिग्नल्स को स्ट्रेंथन किया जाए। सी ना रिपीटर जो है बेसिकली नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है इन डिफरेंट पर्पसेस, यानी इवन कि आप अपने घर में भी रिपीटर्स लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके घर में एक मोडेम लगा हुआ है और उसकी रेंज एक लिमिटेड होती है, सही ना, 100 मीटर्स के रेडियस के अंदर वो काम कर रहा होता है, सही है। और अगर डेफिनेटली अगर हडल्स आ रही हैं तो इट विल बी अफेक्ट द सिग्नल क्वालिटी, तो उसको इन्हेंस करने के लिए आप रिपीटर को यूज़ करते हैं, सही है ना। टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा इसका रिपीटर का इस्तेमाल है डिफरेंट पर्पसेस में, सही है। तो इस तरह से यानी मीन्स के रिपीटर को यूज़ किया जाता है। जो जीएसएम है, सही ना, जीएसएम विल मीन्स की ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सही ना, ग्लोबल का जी सिस्टम का एस एंड मोबाइल से जीएसएम इसका एब्रिविएशन बना दिया है, सही ना। तो बेसिकली ये दिस इज लाइक द सेकंड जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लिसनर्स आप तो 3 and 4G पे हम चल रहे हैं, लेकिन स्टिल द जीएसएम इज वर्ल्ड वाइड इज इन यूजिंग, स्टिल इट इज यूजिंग, सही ना। ये जो टेक्नोलॉजी है, सही ना, इसको मैं इटसेल्फ इतना काफ़ी डेप्थ है इसकी, तो लेकिन सिर्फ इतना मैं बता दूं कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सही ना, TDMA, दिस इज अ टेक्नोलॉजी इन विच द GSM इज वर्किंग, सही ना। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मीन्स के इट विल ट्रांसमिट योर सिग्नल्स according to time division, सही ना। There are some other divisions as well. So, but at the moment the GSM is working on the time division multiple access module, सही है। इसमें क्या होता है कि whatever your voice or data will be converted into the digital encoding and it is transmit on a particular frequency, सही ना। There are different number of frequencies being used in the GSM module, in which most common is 900, 1800 and 1900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज बैंड, सही ना। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसके अंदर ये काम कर रहा होता है। शुरू शुरू में जब सेल फोन डेवलप हुए थे ना, तो उसके अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट किया जाता था कि ये सेल फोन है, उसमें 900 फ्रीक्वेंसी की सपोर्ट है, सही ना। तो इन केस के अगर कोई पार्टिकुलर सेल्यूलर कंपनी अगर वो 1800 पे ऑपरेट कर रही होती थी, तो उसकी जो सिम है वो 900 सेल फोन में वर्क नहीं करती थी, सही है ना। ये बहुत शुरू की बात है, लेकिन अब जितने भी सेल फोन्स हैं उनमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज जो इसमें डिफाइन की गई हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में, तो वो तमाम की तमाम एम्बेड होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैसी भी सिम आप अपने सेल फोन में डालती हो, उसके साथ वो इंटीग्रेट होकर उसको खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है, सही है ना। तो इसमें यानी मीन्स के डिजिटल इनकोडिंग, यानी वही जो वॉइस डेटा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, सही है। तो फिर इसी तरह तो जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हुई, तो जो रिसीविंग एंड वाला सेल फोन होता है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को फर्दर यानी मीन्स के डिजिटल डिकोड करके सेल फोन पे भेज देता है, सही है ना। तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा रिसीव हो रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड की रेंज होती है जिसके अंदर वो वर्क कर रहा होता है, सही ना। सो दैट्स द कॉल्ड द टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डोमेन, सही ना। तो उसमें ये फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्क कर रही हैं। ये तकरीबन जो आर्किटेक्चर ऑफ जीएसएम नेटवर्क है, इसको मैंने उस फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है, सही ना। तो ऐसा जिसमें कोई नई बात नहीं होगी, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद अगर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, सही है ना। ये सारी की सारी समरी है, सही ना। इट्स लाइक कंप्लीट सब्जेक्ट, तो इसको मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लीजिएगा। मैं लेक्चर ही अपलोड कर दूँगा अभी थोड़ी देर में, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसको एक दफ़ा रीड आउट करके ना कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, फिर यानी ये कि जीपीएस नेविगेशन के कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, सही है ना। तो उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, सही है। तो उसमें एक तो ये कि नेविगेशन विद रूट कैलकुलेशन एंड डायरेक्शन है, सही है ना। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि बेसिकली आपको रूट कैलकुलेट करके वो अगर आपने सोर्स एंड डेस्टिनेशन डाल दें, तो आपको पूरा रूट और डायरेक्शन कैलकुलेट कर देता है थ्रू वेक्टर बेस मैप, सही है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रैकिंग पर्पसेस के लिए होते हैं, यानी मीन्स के जिसके अंदर ऑलरेडी थर्ड पार्टी की वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इमेजेस मौजूद होती हैं, जिसको मैप करके और उसके थ्रू आप उसको नेविगेट कर लेते हैं, सही ना। तो इसमें जो डिफरेंस है, कुछ कंपनीज हैं जो कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं, सही ना। तो कमर्शियल नेविगेशन सॉफ्टवेयर विद एम्बेडेड मैप, सही ना,
एक सिरिंज के नाम से कंपनी है, बहुत ज़्यादा इन है पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड वाइड भी, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। जो आजकल गाड़ियों के अंदर जो खुद से लोग नेविगेशन सिस्टम लगवा रहे हैं, सही ना, उसमें सिरिंज एक सॉफ्टवेयर है, सही ना, यू कैन परचेज, कुछ ट्रायल वर्जन भी इसका मिलता है, सही है, और इसको आप परचेज भी कर सकते हैं, सही ना। तो इट विल बी वेरी गुड सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द गुड सॉफ्टवेयर अवेलेबल। एक कंपनी है टॉम टॉम, आई थिंक इट्स यूरोपियन कंपनी, यूके में मैंने इसको काफ़ी देखा है, सही ना। तो दे आर प्रोवाइडिंग देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ, सही है, नेविगेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके भी अपने मैप्स मौजूद हैं। और गूगल ने अपने अलग से मैप रखे हुए हैं, सही है ना। तो इट ऑल्सो डाउनलोडेबल एंड अपग्रेडेबल, सही है ना, ये खुद ब खुद डाउनलोड करके उसको अपग्रेड भी आप कर सकते हैं। उसमें गूगल मैप्स आर मोस्टली यूजिंग, एंड नाउ दिस इज फ्री वॉइस नेविगेशन इज अवेलेबल। कुछ अर्सा पहले इट्स नॉट अ फ्री वन, सही ना, इसको आपको परचेज करना पड़ता था, वॉइस नेविगेशन फ्री नहीं थी इसके अंदर। गूगल अर्थ को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द नेविगेशन पर्पस, लेकिन इट विल बी मेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस जो गूगल अर्थ का काम है, सही ना। तो इसलिए कुछ मोस्ट कॉमन वो हैं सॉफ्टवेयर, एंड एज वेल एज द डेवलपिंग द हार्डवेयर एज वेल टू गिव द नेविगेशन डिवाइसेस, सही है ना। और इसके अंदर डे बाय डे चीज़ों को वो फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हैं, सही ना। अब इसका जो टेलीमेडिसिन से ताल्लुक है वो कुछ इस तरह से है कि by using the GPS and GSM, most of the tracking devices are developing for tracking for the children and the elderly people. So, you know, like dementia is quite common disease in the aging, and the aging population of the world is quite higher in Europe and the Western other Western countries. So, you know, और इसके अलावा फिर बच्चों के लिए भी यानी जो छोटे बच्चे हैं, सही ना, तो उनकी नेविगेशन भी की जाती है, यानी मीन्स की उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, सही ना। तो दोनों की मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एक तो विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर दीज टू प्रोडक्ट, सही ना। और फिर इसमें फर्दर आप ब्लड प्रेशर और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह को ऐड करके भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, सही ना। तो जीपीएस के थ्रू आप लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जीएसएम के थ्रू आप डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। उसमें वन ऑफ द डिवाइस दैट्स कॉल्ड क्यूबेरी, सही ना, ये शायद स्पेन वालों ने डेवलप की है डिवाइस, सही ना। इट्स नॉट अ वेरी बिग डिवाइस, इसमें सिंपल उन्होंने क्या किया है, एक रिस्ट वॉच डेवलप की है, सही ना। और उसका जो एक कंट्रोलर है, फॉर एग्जाम्पल ये खासकर एल्डरली केयर के लिए यूज़ किया गया है, कि जो एल्डरली पीपल हैं अगर वो कहीं वॉक कर रहे हैं या कहीं आउट ऑफ द होम है तो उनको ट्रैक किया जा सके, सही ना। तो बेसिकली ये डिवाइस है, सही ना, जो कि काइंड ऑफ सेलफोन साइज की डिवाइस होती है। तो इसमें इस वॉच को जो कनेक्टिविटी है वो जीएसएम के थ्रू मिल रही है, सही ना। और ये जो वॉच है ये इसके अंदर जीपीएस रिसीवर्स बिल्ट इन है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू उसकी एक्चुअल पोजीशन को फाइंड आउट करके जीएसएम के थ्रू पार्टिकुलर जो केयर गिवर है या हॉस्पिटल है तो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो कॉल ये टेली मॉनिटरिंग या रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग की कैटेगरी में ये डिवाइस जो होती है वो लाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से फिर और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, सही ना। ये वो डिवाइसेस थी जिसपे मैंने थोड़ा बहुत वर्क किया था, सही ना। इसमें सिंपल यही था कि इंटीग्रेशन ऑफ द जीएसएम एंड जीपीएस मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया था, सही है। और वही के एजिंग पर्पस पीपल के लिए ये डिवाइस बनाई गई थी। ये जो थी ना ये वेयरेबल डिवाइस थी, ये रिस्ट वॉच वाली नहीं थी। तो इसमें ये था कि देयर विल बी लाइक द क्लिप दैट बीन प्लेस्ड बाय इन द बेल्ट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, तो वो ये पर्सन जो है इसको वेयर कर लेता था। इस पे जो सिग्नल्स की लाइट्स आ रही हैं, सही ना, दिस इज अ पावर लाइट, दिस इज अ लाइक द जीएसएम लाइट एंड वन ऑफ द जीपीएस लाइट, सही ना। तो ये बेसिकली जो सिग्नल की स्ट्रेंथ आ रही थी ये उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें जब पर्टिकुलर पर्सन इनसाइड द बिल्डिंग है, सही ना, तो उसमें लाइट जो थी ऑफ हो जाती थी। ये जो जीपीएस के सिग्नल्स हैं वो वीक होते थे, तो उस सूरत में सिर्फ जीएसएम के थ्रू जो है वो लोकेशन को मॉनिटर किया जा रहा होता था। फिर इसमें एक और जो डिवाइस थी इसमें दो ऑप्शंस और थे कि देयर विल बी फोन कॉल, सही ना। तो इसमें इस डिवाइस में एक नंबर जो था ना वो प्री डिफाइंड था, यानी मीन्स कि दिस इज फॉर द मेनली डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स पेशेंट्स, कि उनको नंबर याद नहीं रहते, तो इन केस इफ दे फील सम problem, so they can call their home people, so they just press this button, so it will be the call has been connected to their particular
केयर गिवर से ना, जो भी केयर गिवर है उनका फैमिली मेंबर्स को जा रही होती थी। There is some red button that's called the emergency button, which was ये जो था बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी ये उसको जा रहा होता था, या हॉस्पिटल है उसको जा रहा होता था, सही ना। तो इस तरह से यानी मीन्स के ये दो ऑप्शंस दिए हुए थे। उसके अलावा ये जो नीचे दो बटन है ये टेक्स्ट मैसेजेस थे, यानी मीन्स के if you want to share the exact location, so they can press this particular button. So it makes this particular device quite simple के इसको यूज करने में जो एजिंग पीपल हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, सही ना। इसके अलावा जो केयर गिवर है वो रियल टाइम पे जो लोकेशन है उसको मॉनिटर कर सकता था। दिस इज द लाइक अब मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ये चीज़ आ गई है, सही ना। और ये क्या कहते हैं वेब पेजेस के ऊपर भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, सही ना। तो इन केस के जिस तरह ये रेड स्पॉट शो हो रहे हैं ये बेसिकली मेरे थीसिस से ही रिलेटेड था, जिसमें ये दो स्पॉट्स हैं, सही है ना। ये सो कॉल्ड फिनलैंड की रोड्स हैं जिसके ऊपर ये थोड़ी सी टेस्टिंग की गई थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे 2 स्पॉट्स के ऊपर इमरजेंसी बटन प्रेस किया गया था, तो उससे ये हो रहा था कि जो आपका मैप है उस पर हाईलाइट हो रहा था कि पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मौजूद है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है जिसकी वजह से उसने इमरजेंसी बटन प्रेस किया, सही ना। तो ताकि उसको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ट्रेस आउट किया जा सके। तो इस तरह से मीन्स के दिस इज लाइक दैट वन ऑफ द कंपनी in US in the Finland that Cracker Securities के नाम से, तो उनके साथ मिलके ये थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट जो था वो हमने किया था, सही है। दिस इज द फर्दर रिफाइंड डिवाइस, सही है ना। आई एम नॉट श्योर कि इट इज स्टिल कंटिन्यूटेड और नॉट, लाइक 5 years बिफोर दिस इज अ डिवाइस दैट हैज बीन इन्वेंटेड। उसमें यानी ये था कि वही GSM एंड GPS मॉड्यूल था, एक सिंपल रिस्ट वॉच, और देयर इज लाइक द कॉम्प्लिकेटेड बेल्ट। कॉम्प्लिकेटेड बेल्ट मीन्स के इट नॉट बी ईजियर टू रिमूव बाय पेशेंट्स, है ना। तो ये वाली डिवाइसेस में जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट यही आ रहा था कि कुछ जो पेशेंट्स थे वो उस डिवाइसेस को ना फेंक देते थे निकाल के ना, कि देयर बी नो एनी फिक्स क्लिप, सही ना, इसको फिक्स नहीं कर सकते थे। तो ये जो रिस्ट वॉच है ये वाली, तो इसमें ये था कि इसको ना फिक्स कर सकते थे। ये भी यूरोपीय यूनियन में डेवलप की गई थी और इसमें सिंपल टाइम भी हो रहा था, सो कॉल्ड स्मार्ट वॉच है। इसमें इस तरह के अलार्मिंग बटन्स आते थे, यानी डेफिनेटली दीज डिवाइसेस आर रिचार्जेबल डिवाइसेस, सही है ना। तो जब बैटरी लो हो रही है तो उसमें ये पर्टिकुलर जो नंबर है, सही ना, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इसके अंदर एक सिम लगी हुई है, उसका एक नंबर है, सही ना। उससे एक वार्निंग मैसेज जो है केयर गिवर के पास जा रहा है, सही है। इन केस की अगर डिवाइस ऑफ हो गई तो उस सूरत में भी मैसेज जो है वो केयर गिवर के पास वापस जा रहा है, सही है। और फिर इन केस के अगर उसने पर्टिकुलर पर्सन ने बटन प्रेस किया है, सही ना, तो अलार्म का बटन जो है वो एक मैसेज जनरेट हो रहा है। दीज आर द कॉल्ड अलार्म मैसेजेस, सही ना। तो दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द ट्रैकिंग डिवाइसेस दैट इंक्लूड द GPS एंड GSM मॉड्यूल्स। एक प्रोजेक्ट था, सही है ना। आई एम नॉट श्योर इट इज बिकम अ कमर्शियल डिवाइस और नॉट, सही है ना, कि लाइक द विद द हेल्प ऑफ वॉकर दे प्लेस सम अ डिवाइस विद अ नेविगेशन सिस्टम, सही है ना। ये बेसिकली एक एजिंग पर्सन जो अपने घर के पास कोई शॉपिंग के लिए जा रहा है या अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जा रहा है या नियर बाय जो भी उसने कोई काम करना है, तो वो ये डिवाइस लगा के आराम से जा सकता है। स्टिल अगेंस्ट ये जो है डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी डिवाइस के, जो यूजुअली जो अपना जिनको याद नहीं रहता कि हमें किस तरफ को मुड़ना है, कहाँ पे जाना है, तो ये लोकल स्पीड को मोरली फोकस करके ये डिवाइस डेवलप की गई है। इससे स्टिल अ प्रोजेक्ट, आई एम नॉट श्योर कि इट्स अवेलेबल इन द कमर्शियल वे और नॉट, सही ना। So this is another one kind of project that student can develop in bachelor's and master's level. फिर एक वीडियो है मोबाइल टेलीमेडिसिन व्हीकल की, सही ना। तो इसको मैं प्ले करता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि आपको इसकी आवाज़ सही से आती है नहीं आती। लेट मी ऑफ माई Nobody knows when the next big disaster will strike. Medic Engine 251, Medic Truck 251, Medic Squad 251, Engine 264, Battalion 1102, tactics on Earthquakes, wildfires, hurricanes, flash floods, and mudslides can interrupt communications and transportation. These interruptions can prevent patients from getting the essential medical care they need.
To meet these challenges, the Discoveries Project at Loma Linda University Medical Center and Children's Hospital have unveiled a revolutionary advancement in emergency medicine, the Mobile Telemedicine Vehicle. The Mobile Telemedicine Vehicle, or MTV, is the next generation of alternative response vehicles. It is designed to respond to unique emergency and disaster situations. In a disaster, patients can be cut off from hospital and other vital care. By utilizing telemedicine technology, the MTV brings the expertise of a critical care medical center to anywhere in the country. The Mobile Telemedicine Vehicle is a one-of-a-kind vehicle built specifically for Loma Linda University Medical Center by Mercedes-Benz and Unicat of Germany, engineers of the ultimate all-terrain expedition vehicles. Featuring a chassis design that allows for maximum off-road capabilities, the MTV is able to bring medical expertise to areas that could be otherwise unreachable during a disaster. The body of the MTV is also unique. Created with layers of fiberglass reinforced polyester, the body is extremely lightweight but durable enough to withstand abuse. Housed inside the MTV for additional flexibility is a Yamaha all-terrain vehicle. It can be deployed to access areas that require a much smaller vehicle or to scout the terrain and then communicate back to the MTV. It is not only the exterior and mechanics of the Mobile Telemedicine Vehicle that makes it uniquely capable to respond in disaster situations. More importantly is what's on the inside. At the heart of the MTV is its satellite-based communication center and telemedicine equipment that ensures that the patients get the appropriate expertise anytime, anywhere. She does have some left hand pain with a small laceration about left hand again, bleeding is controlled. Yeah, and you said there wasn't any bleeding. I didn't catch that. Very, very minimal. Just a small open laceration at this point. Even more critical is the MTV's ability to deliver care once it reaches the scene. The MTV is capable of relaying medical information such as x-rays, vital statistics, and live video from any remote location back to the hospital. Telemedicine technology allows the team to capture critical information and transfer it to the appropriate physician specialist for real-time consultation and care. Well, I reviewed the x-ray here, and the x-ray looks great, nothing's broken. This enables the Mobile Telemedicine Vehicle to bring the expertise of an entire hospital system directly to the field in a disaster situation. A full range of emergency and subspecialty care can be made virtually available in the most remote locations. By utilizing satellite systems, the Mobile Telemedicine Vehicle is not limited to where it can send and receive its signals, and is not dependent on land-based communications that may be knocked out in a disaster situation. This real-time communication enables both the emergency and specialty physicians to better triage, treat, and disposition patients during a disaster. Extensive training and testing of the Mobile Telemedicine Vehicle and its staff is being conducted to ensure that the vehicle will perform in real-life situations. Mass gatherings, sporting events, and disaster simulations serve as the training ground for the MTV. You can never predict when disaster will strike. That's why we train and prepare for the day when we're called into action. So basically इसमें जो दिखाने की चीज़ थी वो यही थी कि it is connected with a satellite internet, सही है ना? So definitely this particular design is very much expensive, and it is not easily affordable in almost all countries, you know, the developed countries, and they may be used. In Pakistan they are using, but in a very limited areas and limited way, सही ना? तो इस तरह से ये नहीं मीन्स के जो सैटेलाइट का यूज़ है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है. Any question so far? नहीं सर. ओके. अटेंडेंस आप लोगों ने मार्क की है ऑनलाइन? जी सर. जी.